संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। लाइफ में प्रॉब्लम जितनी बड़ी-बड़ी अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो उससे ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान व्हाई यू चोज़न मी ओनली, अल्लाह व्हाई यू चोज़न मी ओनली। नो, डोंट थिंक लाइक दिस। वो आपको इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, आप ये सबको फेस करके कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो जीत के लिए तैयार रहिए, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रवीना शॉ और मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं 4th ईयर में हूँ। आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान एंड पिछले कुछ हफ्तों से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और मेरा पहला मोटो यही है कि मैं एमबीबीएस का इंटीग्रेटेड स्टडी करवाऊँ। मतलब जो ये सेशन है मेरा उसमें इंटीग्रेटेड रहे, जैसे कि स्टमक है तो उससे एनट, पैथो, मेडिसिन ये सब इंटर रिलेटेड रहे, तो जाके जब आप पढ़े उसको खुद से जा करके तो आपको समझ में आए कि ये चीज़ें क्या है, कैसे चल रही है, नहीं चल रही है। और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बेल आइकन है, प्लीज़ 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 आप उसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पता है जैसे ही कैंसर वाला टॉपिक आता है तो ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब अब कंप्लीट होने वाला है। तो फाइनली जिस तरह से ईसोफेगस का कंप्लीट होने में हो गया है, उसी तरीके से अब स्टमक भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक क्यों होता है, रिस्क फैक्टर क्या है इसका? स्मोकिंग, सेप्सिस, एच पायलोरी इन्फेक्शन। स्टमक में एच पायलोरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है ना? और कैंसर कहाँ होगा? कैंसर ऑफ डिस्टल स्टमक, स्मोक्ड फूड, एक्सपोजर टू एन नाइट्रोसो कंपाउंड स्पिरिट्स। प्री मलिग्नेंट कंडीशन मतलब ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसके बाद हो सकता है ये? गैस्ट्रिक एडिनोमास, अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस प्रॉक्सिमल, हाइपरट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है, मेंटियर डिजीज। देखिए जो मैं रीड कर रही हूँ ये सब बेलियन लव्स में दिया हुआ है। तो ये रीड करने का मकसद यही है कि जब आप खुद से पढ़ेंगे वहाँ जाकर तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लाइन में सीक्वेंस से पता चल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? ऐसा लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरे वीडियो इतने शॉर्ट होते हैं कि आप मेरे वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख सकते हैं और उसके बाद आप बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है? और मेंटियस डिजीज मैंने कहा, हाइपरट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, तो इसको मिस हर्ड मत कर दीजिएगा क्योंकि एक मीनिया डिजीज़ है जो कि ईयर में है। वो वर्टिगो, टिनाइटिस और हियरिंग लॉस करवाता है। आइए पैथोलॉजी देखते हैं इसका। देखिए मैंने बोला था कि पैथोलॉजी यानी सब इंटीग्रेटेड है, तो पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी में ग्रॉस में 2 टाइप्स है, एक है जापानीज, एक होता है बोरमैन। तो जो जापान के लोग हैं वो पहले ही पैथोलॉजिकली डिवाइड कर दिए थे अर्ली। तो वो कौन सा लेयर था? म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में। वन है एलिवेटेड, मीन्स 1 वाला ऐसा रहेगा, 2 वाला फ्लैट रहेगा, 3rd वाला डिप्रेस्ड रहेगा, ठीक है? अब बोरमैन क्लासिफिकेशन या एडवांस क्लासिफिकेशन आजकल यही फॉलो हुआ जा रहा है, जैसे कि मसल के अंदर इन्वेट करना। बोरमैन मतलब बोरिंग चल रहा है, बोरिंग चल रहा है मतलब कहाँ जाएगा? लेयर, स्किन लेयर के बाद मसल में एंट्री करेगा, तो बोरमैन क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है एक्सोफाइटिक। एक्सोफाइटिक देख रहे हैं आप, ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है? फिर अल्सरेटिव, फिर अल्सरेटिव इनफिल्ट्रेटिव, मीन्स अल्सर तो हुआ है, उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन भी है, लिम्फोसाइट्स, कुछ भी इन्फ्लामेटरी डिजीज का है ना। 4th है डिफ्यूज। डिफ्यूज को लिनाइटिस प्लास्टिका ये बोला गया, याद रखिए इसको क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डिफ्यूज इज अ 4th टाइप। डिफ्यूज जो कंफ्यूज लोग होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, वो लिनाइटिस प्लास्टिका, लेदर बॉटल स्टमक इसमें देखा जाता है। 5th इज अनक्लासिफाइड। तो आइए लोकेशन देखते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री में होते हैं ना वहाँ पे पानी बहुत ही अच्छा होता है, तो एच पायलरी चांस, इन्फेक्शन का चांस वहाँ पे नहीं होता है। तो उन जगहों पे लोगों को कैंसर क्यों होता है? क्योंकि उन जगहों में वेस्टर्न कंट्री में प्रॉक्सिमल स्टमक वो खाना की वजह से, जैसे कि एन नाइट्रोस हो गया, स्मोकी फूड हो गया, कैप्ट वाला जो आपका केन वाला फूड है वो लोग खाते हैं ना, उसके वजह से होता है और उन लोगों में कैंसर प्रॉक्सिमल साइड में देखा गया है, ठीक है? और जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे मीन्स डेवलपिंग कंट्री में जो इतने भी लोग हैं वहाँ पे मोस्ट कॉमनली एच पायलरी इन्फेक्शन जो कि एंट्रम में होता है, ठीक है? स्टमक का 4 पार्ट होता है, एक होता है कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम उसको बोलते हैं, ठीक है? बॉडी और पायलोरिक के बीच में एंट्रम होता है, वहाँ पे एच पायलरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है।
दो क्लासिफिकेशन पैथोलॉजिकल देख चुके हैं, एक है जापानीज विच इज अर्ली का क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज बोरमैन सिर्फ मसल में जाता है ना। अब आइए देखते हैं हम न्यू क्लासिफिकेशन, लॉरेन क्लासिफिकेशन। लॉरेन क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये एडिनोकार्सिनोमा बताता है, जैसे कि इंटेस्टाइन में जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन वो होता है, और बोरमैन में फोर्थ वाले में डिफ्यूज था, याद है, जो कि बहुत ही रेयर है। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट कैसे आएगा डिफ्यूज वाले में, कि पेशेंट थोड़ा खाएगा, बोलेगा पेट भर चुका है, एकदम भरा भरा लग रहा है, पेट भर चुका है, एकदम भरा भरा लग रहा है, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इंटेस्टिनल में क्या है, मेटाप्लेजिया है, इसमें होगा क्रोनिक इरिटेशन की वजह से। ये एल्डरली मैन में दिखेगा, बड़े बुजुर्ग में दिखेंगे, स्पोरेडिक है ये, और ये ठीक भी हो जाते हैं, गुड प्रोग्नोसिस। लॉरेन का दो पार्ट है ना, इंटेस्टाइन एंड डिफ्यूज। अभी हम इंटेस्टाइन क्लासिकल वाला पार्ट रिपीट कर रहे हैं। मेटाप्लेजिया, क्रोनिक इरिटेशन, एल्डरली मेल्स, स्पोरेडिक, गुड प्रोग्नोसिस, हेमाटोजेनेसिस मेट्स। इसमें मीन्स देखेंगे कि कैसे ये कैंसर फैलता है, ये हेमाटोजेनस की वजह से फैलता है। और इसमें एपीसी म्यूटेशन होता है, याद रख लीजिए, यही तो चीज़ है जो याद रखी जा सकती है, क्योंकि ये ऑन्कोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, जिससे भी जिन जिन लोगों को कैंसर स्पेशलिस्ट बनता है वो कृपया करके ये याद रखें। डिफ्यूज रेयर अटिपिकल अर्ली सटाइटी क्या होता है, इन्वॉल्व्स स्टमक डिफ्यूजली लिनाइटिस प्लास्टिका, ठीक है। और ये किस में होता है, यंग फीमेल में दिखता है, फमीलियल है, अग्रेसिव है, पुअर प्रोग्नोसिस, सिग्नेट सेल, एक्सटेंसिव लिम्फ नोड, ई कैडेनिन के वजह से होता है ना। और एक बात याद रखिए, जो फीमेल होती है ना, जो हमारे घर की फीमेल होती है, वो अपने हस्बैंड को हमेशा सिग्नल देते रहती है। क्या देती है सिग्नल में, जी यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है, वहाँ पे आपको इतने ही पैसे खर्च करने हैं, आपको वहाँ पे इनके साथ नहीं बात करना, वो सिग्नल देती है। मतलब मदर आर ऑलवेज गिविंग ऑर्डर टू फादर कि यही करना है, तो फीमेल सिग्नल देती है, सिग्नेट सेल डिफ्यूज में पड़े हैं। फीमेल हमेशा फमीलियल होती है, कि अगर मतलब बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए एक बस के सीट में 4-5 औरतें बैठी है, तो आपस में 2 मिनट के अंदर उन लोग में गुपचुप 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 होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं 4 मेल बैठे हैं तो आसपास बाजू को पता भी नहीं चलेगा, बाजू वाले को, कि वो बंदा जा कहाँ रहा है। लेकिन फीमेल में तो ऐसा है कि हाँ अच्छा आपके बच्चे कितने हैं, आप क्या कर रही है, आपका प्रोफेशन क्या, आपका डेली वर्क क्या है, आपका सोशल मीडिया क्या है, वो सब लेकर रहती है, तो बड़ी फेमिलियल रहती है। और हाँ, बड़ी गुस्सैल भी रहती हैं, तो अग्रेसिव। तो ये सब किस में दिखा है, फमीलियल। और फमीलियल कहाँ है, डिफ्यूज। फीमेल्स आर ऑलवेज कंफ्यूज, फीमेल्स आर ऑलवेज कंफ्यूज, इट इज फाइंड इन डिफ्यूज। हो गया ना ट्रिक, चलिए अब याद रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में पॉइंट सिर्फ लिंक लिंक आता है, डरने वाला कोई बात नहीं है। हमारा मेन हमारा मेन दिक्कत ये है कि हम रिवीजन नहीं करते, और चीज़ों को हम अगर समझ के और क्यूटली जैसे ट्रिक बनाकर याद रख लें, तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक आगे रहती है, बढ़ जाती है, ठीक है। मेटास्टेसिस मतलब कहाँ कहाँ ये जाएगा, तो देखिए 3 टाइप का मेटास्टेसिस है। कॉन्टिगुअस मीन्स लोकल, मतलब आसपास पहले वो जो ऑर्गन है वहाँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला देखिए, ये वाला जो है, ये वाला में नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा है, तो ये 1 वाला जो है, ये मेरा आइदर लीवर में जा सकता है, आइदर स्प्लीन में जा सकता है अगर प्रॉक्सिमल साइड में रहा, और ईसोफेगस में जा सकता है ना। और जो मेरा डिस्टल वाला है वो डियोडेनम में भी जा सकता है, वो पैनक्रियास में भी जा सकता है, वो ट्रांसवर्स कॉलन में भी जा सकता है। अब लिम्फेटिक, अब याद रखिए लोकल में तो ऐसा है, तो हमेशा याद रखना, कैंसर में हम ईसोफेगस से पढ़े थे 3 चीज़, कि वो कौन सा ब्लड वेसल इफेक्ट हो रहा है, वो भी है ना। क्यों ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग कैंसर का सर्जरी करते हैं, तो वो सर्जरी में हम देखते हैं कि वो ऑर्गन को ही सिर्फ नहीं हटाना है, आसपास के जो लिम्फेटिक वेसल्स है, जिसके वजह से जो हमारा मान लीजिए ये स्टमक है और इसके आसपास जो वेसल्स है, तो यहाँ पे कैंसर, तो कैंसर सेल तो इसके अंदर भी होगा, और ये ब्लड वेसल तो कहीं ना कहीं जा भी रहा है ना। तो वो कैंसर सेल वहाँ भी जाके इन्वेट कर सकता है, तो हमको उसको हटाना है और उसको ठीक करना है। तो फिर यहाँ पे है लिम्फेटिक में, याद रखिए प्राइमरी स्टेशन इज पेरीगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक के आसपास 1 2 3 4 5 6 जितने भी ट्रिक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, जो भी ऑड नंबर है वो राइट साइड है, ऑड नंबर राइट साइड, एंड इवन नंबर लेफ्ट साइड, है ना। और तो ये हो गया प्राइमरी स्टेशन। सेकेंडरी स्टेशन अलोंग द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, एंड थर्ड इज सीलियक ट्रंक। ओके, हेमाटोजेनेसिस कैसे स्प्रेड हो गई है, स्प्लीनिक वेन के थ्रू, पोर्टल वेन, लीवर में मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होता है। तो याद रखिए मेटास्टेसिस 3 प्रकार के पढ़े हम, कॉन्टिगुअस, लिम्फेटिक एंड हेमाटोजेनेसिस, ठीक है।
और एक बात आपको बताना भूल गए, रुकिए 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 रुकिए, हाँ, देयर वाज एन स्टोरी, देयर इज एन स्टोरी कि जो जापान है वहाँ के टीचर लोग को याद है ना, कुंफू। तो वो लोग को मेंटर बोला जाता है, मेंटर बोला जाता है ना। तो जापान के जो मेंटर होते थे ना वो बहुत बोरिंग होते थे, क्योंकि वो कैसे ऐसे ध्यान लेकर और है ना, बहुत बोरिंग होने करते थे ना। तो कहाँ पढ़े थे हम? जापान में मेंटल डिजीज पढ़े हैं, पढ़े हैं। बहुत ही बोरिंग होते हैं तो बोरमैन क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? स्टमक में। ओके, याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी जो ट्रिक है वो हमें याद रखने के लिए, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए ही बनाई गई है और कुछ नहीं। अब देखिए, तो आइए मेटास्टेसिस का कुछ और ही बात है। जैसे कि अगर लीवर में मेटास्टेसिस हो गया तो लंप दिखेगा एब्डोमेन रीजन में। पोटा में अगर हो पाया तो हेपेटाइटिस, जो हमारे लीवर का लिम्फ नोड है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दिखेगी। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर है जो कि बायलैटरल ओवेरियन मेट्स में दिखता है, रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक मेटास्टेसिस। वर्चोस नोट्स जो है उसमें ट्रॉइजर साइन में दिखता है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट में। क्यूटेनियस मेट्स है जो कि पैराम्बलिकल रीजन, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स। लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड मेट्स है, आयरिस नोड्यूल्स में बोलता है। ये क्या है, याद करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि पैथोलॉजी और हमारा तो नेक्स्ट होने वाला है। हमारे इंडिया वाले भी नेक्स्ट देंगे, हमारे फॉरेन वाले भी नेक्स्ट देंगे। तो चलिए याद कर लेते हैं। तो याद क्या करते हैं, दिमाग क्यों लगाना दिमाग में? व्हेन आई एम हियर डोंट फेयर, आई एम हियर डोंट फेयर। चलिए देखते हैं क्या याद है। यहाँ पे याद कीजिए क्या पढ़े हैं। सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स क्यूटेनियस मेट्स में है, पैरा अम्बेलिकल अम्बेलिकल रीजन के आसपास है। आयरिस नोड्यूल्स कहाँ हैं? लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। बायलैटरल ओवेरियन मेट्स कहाँ है? क्रूकनबर्ग ट्यूमर में। ट्रॉइजर साइन कहाँ है? वर्चॉज नोड्स में, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। जो हमारी सिस्टर मैरी थी ना, जो हमारी सिस्टर मैरी है, वो ट्राउजर पहन के इरिस के साथ नूडल्स खाने जाती है। सिस्टर मैरी जो है वो ट्राउजर पहनती है, और वो इरिस नाम का एक लड़का है उसके साथ, बच्चा है वो, क्योंकि बच्चा है तो जिद करता है ना, क्या, नूडल्स खाने का। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोला जाए उतना ही सुनिए। तो सिस्टर मैरी ट्राउजर पहन के इरिस के साथ नूडल्स खाने जाती है। तो सिस्टर मैरी जो है वो है आपकी ये पैरामेडिकल रीजन क्यूटेनियस, ठीक है। सिस्टर मैरी इरिस के साथ नूडल्स खाने जाती है ट्राउजर पहनकर। तो ये याद रखिए। देखिए, लीवर में लंप हो जाएगा पता है, पोटा हेपेटाइटिस में जॉन्डिस हो जाएगा पता है, क्रूकनबर्ग ओवरी में होता है, क्रूकनबर्ग ट्यूमर ओवरी में होता है बाइलेटरली, याद रखिए, रेट्रोग्रेड है वो। और वर्चन में ट्राउजर और जोसेफ, और ये याद रखिए, नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल में ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आप नहीं याद रख सकते, नहीं तो नहीं याद रख सकते। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है आप भी उसमें घस लिख लिख के, इतना लिखिए, इतना लिखिए, इतना लिखिए, इतना लिखिए, वो वर्ड को बोलिए कि देख, तू चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने मेहनत से तुझे जीत लूँगा, है ना। और स्टेजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेजिंग बताता है कि कितनी डेप्थ तक ट्यूमर है, कौन से लिम्फ नोड में ट्यूमर है, मेटास्टेसिस कहाँ तक हुआ है। ईसोफेगस के जैसा ही है। तो याद है म्यूकोजल लेयर, ये म्यूकोजा लेयर है ना, ये सब म्यूकोजा लेयर है। इसको 1 दिया गया है, तो 1A म्यूकोजा, 1B सब म्यूकोजा। देन सेरोजल लेयर, देन सेरोजल ब्रिज इन्फिल्ट्रेटिंग स्ट्रक्चर। तो T1 म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, T2 मस्कुलरिस, T3 सब सेरोजल, and T4A serosal bridge and infiltrating structure. N1 means lymph node N1, N2, 3 to 6, N3 is more than 7. M not means no maths, M1 is distant maths. तो ये बहुत ही ईजी होता है, डरिए मत, डर के आगे जीत है। ये बात बोलते बोलते अब हम ईसोफेगस का भी कैंसर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और स्टमक का भी कैंसर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, हम बढ़ चुके हैं आगे अपने ज़िंदगी में। इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन स्टूल होगा, हेमेटोमेसिस होगा, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे, कोई भी स्टमक रिलेटेड हो तो अपर जे एंडोस्कोपी कर दो, उसमें सिग्नेट सेल दिखेगा, है ना, फीमेल है, सिग्ना है ना। लॉरेन क्लासिफिकेशन में पढ़े, डिफ्यूज है, याद करना है, कुछ आपको रटने का जरूरत नहीं, एक बार आप वहाँ पढ़ ली, यहाँ पे कॉमन ही है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ओवरऑल इज एंटेरम and in western world is proximal stomach. Nothing is difficult. Depth endoscopy, ultrasound, lymph node metastasis, है ना, abdomen,
CCT करवाएंगे, पेट करवाएंगे। ट्रीटमेंट 3 प्रकार है। अगर स्टेज अर्ली रहता है, अर्ली स्टेज के लिए सर्जरी प्लस केमोथेरेपी करवा देते हैं। एडवांस स्टेज है तो न्यू एडजवेंट थेरेपी देंगे, पहले जो बड़ा हुआ है उसको कम करेंगे और उसके बाद सर्जरी करेंगे। अगर ऑलरेडी वो इधर उधर भागा है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर दो, मतलब सिम्टोमेटिक रिलीफ कर दो ताकि उसको दोबारा प्रॉब्लम ना हो, है ना। फिर क्या, आइडेंटिफाई द स्टेज, सर्जरी एंड इनऑपरेबल मेटास्टेटिस। इनऑपरेबल मेटास्टेटिस मीन्स पैलिएटिव ट्रीटमेंट लाइक फीडिंग जेजनोस्टोमी, मतलब पेट में अगर स्टमक है तो डायरेक्टली जो ट्यूब है वो जेजनम में लगा दे, सेल्फ एक्सपैंडिंग मेटल एक्सटेंड। लेकिन जब भी सर्जरी करते हैं उसका 3 पार्ट होता है। पहले देखना है कि अप्रोच हम पहुंचे कैसे। आप जिस वक्त मेडिकल कॉलेज में आए थे तो आप सोच रहे थे कि पहुंचना कैसे है। एक्सटेंट ऑफ रिसेक्शन मतलब पढ़ना कितना है, इस एक्सटेंट ऑफ रिसेक्शन कितना काट के हटाना है, कितना डेप्थ जाना है। सिर्फ पीजी लेवल, यूजी लेवल पढ़ना है कि पीजी लेवल ही पढ़ जाना है नीट के लिए, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं गुरु जो है वो गाइड करते हैं कि कितना तक जाना है। अगर आप खुद अकेले एक्सपैंड करेंगे तो ना जाने कहाँ जाके गिरेंगे और क्या पढ़ लेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, यही होता है एंड में। तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमें गाइड करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग को स्थिर रहना है ना। एक ही चीज़ पढ़िए, बार बार पढ़िए। और क्या है, फिर एक्सटेंट हो गया, फिर गैस्ट्रेक्टोमीज करते हैं, इसको काट के हटाते हैं, ठीक है। अब याद है रूक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता था, बाइल डक्ट की वजह से। अब देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ट्यूमर हुआ है ना, और यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन है। बिलरॉथ 1 मतलब ये स्टमक का फंडस वाला पार्ट है और ये आपका जेजुरम अटैच यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे बाइल डक्ट भी आ रहा है तो इसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। क्या रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, आइए देखते हैं रूक्स एंड वाई में। ये मेरा डियोडेनम और प्रॉक्सिमल जेजनम है, तो बाइल जो डक्ट आएगा वो यहाँ से आ रहा है, और ये मेरे डिस्टल जेजनम है। तब तक तो बाइल का उतना, दूर वाले में तो बाइल उतना नहीं जाता है ना, तो जो दूर वाला हिस्सा है उसको स्टमक के करीब ले आते हैं, और जो फूड होता है यहाँ से खाते हैं और वो डायरेक्टली डिस्टल पार्ट ऑफ जेजनम में जाता है। इसको बोलते हैं रूक्स लिम्ब, जो कि अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर का होता है। और जेजुनो जेजनल एनेस्टोमोसिस, ये जेजनम वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल, या जेजनम का डिस्टल पार्ट है, तो उसका एनेस्टोमोसिस कर देंगे। थेरेपी में क्या करेंगे, एडजुवेंट थेरेपी देंगे। एडजुवेंट थेरेपी मतलब कैंसर ऑपरेशन के बाद एडजुवेंट, न्यू एडजुवेंट मीन्स कैंसर ऑपरेशन के पहले, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी एक बार याद रखें, हमेशा याद रहेगा। तो फ्लॉट थेरेपी है, इसमें 4 ट्रायल्स है, 5 फ्लूरो यूरासिल, ल्यूकोवोरिन एंड ऑक्सिलोप्लेटिन एंड टैक्सिन। तो आइए, हमारा स्टमक वाला पार्ट हुआ है समाप्त और हम स्टमक का सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आशा रखते हैं कि आपको मेरा टॉपिक सारा समझ में आया होगा। मेरे साथ बनी रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना प्यार देने के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे अभी अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना है, तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और शेयर करवा दीजिए। धन्यवाद।